कि वो हमें तकसीम कर, हमें लड़वाए। वैसे भी तकसीम होते होते हम यहां पहुंचे कि हमें इतना कमजोर किया। अगर हम तकसीम नहीं हुए होते, आज हमारा झंडा बुलंद होता, आज हमारा अपना आईन होता, हिंदुस्तान के आईन में हमारा अपना खसूसी दर्जा होता। लेकिन हम तकसीम होते रहे, हमारी आवाज कमजोर होती रही और आज हम इस मुकाम पे आए। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा अगर आप वाकई गांधरबल की बेहतरी चाहते हो, जिस तरह मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरे साथी चाहते हैं, तो हम मिलकर गांधरबल के लोगों की खिदमत करेंगे। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार कि उन्होंने मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखी। नहीं तो सियासत में लेन देन बहुत होता है। इससे पहले जिसको हमने लाया था, वो बिना लेन देन के आने के लिए तैयार ही नहीं था। बिना मैंडेट को बात करने के लिए तैयार नहीं था। साइंस वाले चाहते थे, इलेक्शन का घूमर बच चुका था, ये भी डरा धमका के अपने जात के लिए कुछ मांगता, या कम से कम ये कहता कि हाँ, इलेक्शन के बाद आपने मुझे यहां तक पहुंचाना है, आपने मुझे ये दर्जा देना है या ये औहदा देना है। नहीं मांगा, नहीं मांगा, अपने लिए, अपने घर के लिए नहीं मांगा। कहा जनाब अगर मैं मांगूंगा तो सिर्फ आपसे एक वादा सुनना चाहता हूं कि आप गांधरबल के आवाम की खिदमत करके गांधरबल के लोगों की बेहतरी करें। और मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ना, मैंने आज तक जिन जिन के साथ काम किया है, हमारा मकसद यही था। चलिए एक बार हमारे से चला गया, कुछ को हमें दरवाजा दिखाना पड़ा, क्योंकि हम जो गांधरबल के लिए चाहते थे और वो जो गांधरबल के लिए चाहते थे, उसमें फर्क आया। लेकिन यहाँ जो स्टेज पे बैठे हैं, हम में से कौन ऐसा है जो गांधरबल का हमदर्द नहीं है? राठौर साहब पहले कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के तौर पर इन्होंने कोशिश की कि तंजीम यहां मजबूत रहे, लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो, कम से कम लोगों को लगे कि तंजीम यहां पे है मुश्किल दौर में, जबकि पूरे दिल्ली की हुकूमत का दबाव यहां हमारे ऊपर था। लेकिन जब हमें लगा कि हमें जिले की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमने इनसे गुजारिश की कि आप जिला देखिए, गांधरबल की जिम्मेदारी हम किसी और को देंगे। उस तक नहीं किया। और मैं आज इनको हिमायत करता हूं जो हाल ही में रुल्ला साहब का पार्लियामेंट इलेक्शन रहा, उम्मीद से ज्यादा कमन और गांधरबल से लीड इन्होंने अपने जिले में हमें रुल्ला साहब को दिलवाया। यासीन साहब को सेगमेंट इंचार्ज के तौर पर हमने जिम्मेदारी दी और उस दिन से लेकर आज तक लगातार भागता रहा। तंजीम को और ज्यादा मजबूत करने में उन्होंने एक रोल अदा की। तंजीम से एक डबल पैसा नहीं मांगा किसी भी प्रोग्राम के लिए। हमारा ट्रेजर सरदार ओवैसी साहब यहां बैठे हैं, गवाह हैं, किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के लिए यासीन साहब ने आके हमसे एक डबल पैसा नहीं मांगा। काम है तंजीम जैसे भी होगा, अगर मुझे पूरा चंदा जमा करना पड़े, लेकिन हम चला लेंगे तंजीम। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं जिस तरह इन्होंने मेहनत। अब मैं यहां पे किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं यहां पे किसी का मैंडेट काटने आया हूं या किसी का मैंडेट बनाने आया हूं। नहीं, आखिरी फैसला तंजीम और तंजीम के हमारे सदर जनाब खालिद अब्दुल्ला साहब का होगा।
लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, तंजीम के वर्करों, तंजीम के जो हमारे वर्कर हैं, उनसे मशवरा किए बिना गांधरबल का हम फैसला और मैं बताऊं क्योंकि सिर्फ एक बार इससे पहले मैंने तंजीम के वर्करों से बिना मशवरा फैसला किया। जब 2014 में मैंने किसी को जबान दी थी और अपने जबान पे कायम रहने के लिए मेरी उस वक्त मजबूरी बनी कि मैं तंजीम के मशवरे के बिना जो है कोई फैसला लूं। अब उस वक्त हम जब फैसला लेते हैं तो हमारे इरादे सही होते हैं, हमारी नीयत साफ होती है, ऐसा कभी कभी गलत साबित हो जाता है। उमर साहब, हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हमारी शान है, हमारी शान है, हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमारा शान है, शान है। जुबान पे कायम रहे, अपनी जुबान पे कायम रहे। मैंने हमेशा गांधरबल के आवाम की खिदमत करने की कोशिश की और आप लोगों ने हद से ज्यादा मुझे इज्जत और प्यार से नवाजा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने मुझे पार्लियामेंट भेज के आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। क्या मैं भूल सकता हूं? आपने मुझे 6 साल एमएलए के तौर पर खिदमत करने का मौका दिया। अगर उस वक्त 2014 में मैंने आपकी बात सुनी होती, मैं 18 तक भी चलिए ऑपोजिशन के तौर पे ही, लेकिन आपके एमएलए के तौर पे आप लोगों की खिदमत कर रहा होगा। अब आगे अल्लाह ताला को क्या मंजूर होगा वो कौन कह सकता है। हमारे मुस्तकबिल में जो लिखा होता है हमें वही मिल सकता है। बेशक हम क्यों ना लाख कोशिश कर रहे हैं। मेरे तो कुछ साथी बारामूला के पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजों से पहले दिल्ली के मेरे मकान के लिए पर्दे तक नापने के लिए तैयार थे जनाब। वो ये तो कह रहे थे जनाब दिल्ली में कौन से सड़क पे आपका मकान होना चाहिए। मैं उस वक्त भी उनको दबी अल्फाजों में कहता था ना, पहले नतीजा निकलने दो, फिर हम पर्दे जो है नापना शुरू करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जनाब हम जो भी सोचें, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर ना हो, हमारी मंजूरी का क्या मतलब। हम तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तमन्ना रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला अल्लाह ताला का ही है। तो हम इस इलेक्शन में पूरी तरह से मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार लोगों के सामने हम पेश करेंगे। उमर साहब, मंशूर में भी हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे मंशूर का हर किसी ने नकल किया है। 19-20 का फर्क रखते तो ठीक रहता। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। हमने बंद सड़कों को दोबारा खोलने की बात की, वो भी उनके मंशूर में। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखने पे, वो भी उनके मंशूर में। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा, वो उनके मंशूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है, हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे यहां आपने तो हमारा सारा एजेंडा अपने इसमें मंशूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। आपके एजेंडा और
और हमारे एजेंडा में कोई खास फर्क है ही नहीं। तो उतारिए अपने मैदान से उम्मीदवार निकालिए और चलिए हम जम्मू कश्मीर का जो है एक बेहतर कल कायम करेंगे। जहां जहां लोगों को तकलीफें हैं वहां वहां हमने कोशिश की कि हम उनसे ये कहें कि अगर हमारी हुकूमत बनती है हम आपकी तकलीफ कम करेंगे। जहां हम जाते हैं बिजली का जिक्र होता है। साहब ने जब अपनी तकलीफ की तो बिजली के हवाले से बात की। कहा लोग इसके पास आते हैं कहते हैं अब हमारे पास ये बिजली बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। हमने उसका इलाज अपने मैनिफेस्टो में रखा। लोगों की तरफ से शिकायत आई कि अब हमें साफ पीने का पानी दिया नहीं जाता, लेकिन ये पानी का हमसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा मुफ्त पानी होना चाहिए। नौजवानों ने कहा बेरोजगारी ने हमें जो है अंदर से खोखला किया हुआ है। हमने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम करने के लिए एक प्रोग्राम सामने रखा। हमारी माया बहनें जो आज इस फंक्शन में है नहीं, उनके तरफ से शिकायत होती है कि महंगाई इतनी है वो घर चला नहीं सकते। हमने वादा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, हम 12 जो है साल में गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। हम राशन का स्केल बढ़ाएंगे। हम राशन कार्ड के जरिए दोबारा चीनी और मिट्टी का तेल जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे। हम सोशल वेलफेयर की स्कीमें जो है उनको दोबारा चालू करेंगे। हम बेरोजगार नौजवानों के जो है हाथ मजबूत करेंगे। जो हुकूमत की तरफ से जो पकड़ पकड़ का सिलसिला चला, जो वेरिफिकेशन को लेके यहाँ के नौजवानों को तंग किया जाता है। आप पासपोर्ट लेने जाते हो, आपकी सीआईडी की वेरिफिकेशन नहीं होती। आप सरकारी नौकरी लेने जाते हो, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। हजारों के तादाद में हमारे नौजवान जेल में दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने वादा किया है कि हम एक एमनेस्टी के तौर पे ये तमाम जो दबाव और खौफ और डर का माहौल जम्मू कश्मीर में कायम किया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आते ही हम इस खौफ और डर और दबाव का माहौल कैसे कम करेंगे। जहां हमने जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर बात की, 370 को लेकर बात की, हमने सिर्फ बात वहां पे खत्म नहीं की, क्योंकि अगर सिर्फ हम वहां खामोश रहते शायद वो आप लोगों के साथ धोखा होता। वो हमारी लड़ाई है, लेकिन वो लंबी लड़ाई है। उसमें हम कामयाब कब होंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम वो लड़ाई छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन जब तक हम उस लड़ाई पे हैं, हम आपसे उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि हमारी वो लड़ाई होगी हम आपको बेरोजगार रखेंगे, हमारी वो लड़ाई चलेगी हम आपके प्लेट जो है टीचर नहीं होगा। हमने कोशिश की कि विरासत के तौर पे जो हमें शेर कश्मीर से मिला उसको हम आगे ले जाए। शेर कश्मीर ने यहाँ के नौजवानों को अगर कुछ दिया था तो मुफ्त तालीम दी थी यूनिवर्सिटी के लेवल तक। एक एक करके इन लोगों ने मुफ्त तालीम बंद की। आप फिर परख सकोगे कि हमने कहा क्या और किया क्या है। मेरी आप सब साथियों से, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा वर्कर ही है, मेहरबानी करके आप हमारे मंशूर को लेके आप घर घर जाके लोगों को समझाना शुरू करिए कि हम क्या लेके आ रहे हैं, हम किस तरह आपके हाथ मजबूत करेंगे, किस तरह कल हम आपको एक बेहतर जो है मुस्तकबिल कायम करके देंगे, एक बेहतर कल जो है आपके लिए हम किस तरह हासिल करेंगे। लेकिन जाते जाते जहां मैंने आपसे एक गुजारिश की, वहां एक और गुजारिश करना चाहता हूं। इस इलेक्शन में नोट पानी की तरह बहाए जाएंगे।
पता नहीं कौन सी एजेंसी किस किस को यहां खड़ा करेगी। कोई एमआई का होगा तो कोई इस आय का होगा तो कोई उस आय का होगा। कोई एक लिफाफा लेके आएगा तो कोई दूसरा लिफाफा लेके आएगा। होशियार रहिए इन लोगों से जो हमारे सफों में घुस के हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस इम्तिहान में हम पीछे रह गए, जो हमने 5 साल में भुगता उससे कई गुना ज्यादा जम्मू कश्मीर को मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना होगा। अरे बाकी मुल्क में देखिए ना आप लोगों का हाल, खासकर मुसलमानों का, किस तरह उन्हें बुलडोजर के जरिए, हुकूमत के कानूनों के जरिए, हुकूमत के ऑर्डरों के जरिए कम किया जाता है। दिल्ली और यूपी से एक यात्रा निकलती है जिसमें कुछ लोग गंगा से पानी अपने कंधों पे उठाते घर की तरफ जाते हैं। सरकारी ऑर्डर के तहत वहां ये एक फरमान जारी हुआ कि हर दुकानदार को दुकान के मालिक का नाम दुकान पे लिखना होगा, ताकि पानी उठाने वालों को पता होगा कि मुसलमान का दुकान कौन सा है और हिंदुओं का दुकान कौन सा है, ताकि गलती से वो किसी मुसलमान के दुकान से कुछ खरीदे ना। अरे हमारे साथ देखिए ना हम किस तरह करते हैं। जब यात्रा गुजरती है तो यहीं से गुजरती है, जब यात्री जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। हम अपने घर खोलते हैं उनके लिए, हम अपने दुकानें खोलते हैं उनके लिए। हिंदू जब अमरनाथ जी की यात्रा करने, लेकिन इन लोगों का बस चले तो ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जो है उतार, लखनपुर के उस तरफ रखें। और लखनपुर के उस तरफ रखने के लिए इस हल वाले झंडे को मजबूत रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए